नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, आपको बता दें कि जैसे ही असम और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के नतीजे आए तो भाजपा जो है वो जो है उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद। हालांकि आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है वो किस तरह से जीता ये सभी जानते हैं, क्योंकि भाजपा के साथ जो है इलेक्शन कमीशन जो है हमेशा उसके ऊपर सवाल या निशान लगा के वो भाजपा की बात करता है। इसी तरह से ऐसा लग रहा था कि जब वेस्ट बंगाल में किसी लड़ाई का माहौल बन गया, इतनी फोर्सेस लगा दी और ईडी सीडी सब जितने भी एजेंसियां हैं उनको काम पर लगा दिया और आखिरकार जो वेस्ट बंगाल का चुनाव है वो जीत गए। और आनंद फान में हालांकि काफ़ी इसके ऊपर नुक्ताचीनी विपक्षी पार्टियां के ये इलेक्शन नहीं है, ये तानाशाही थे और डाका डाला गया था वोटरों के अधिकारों के ऊपर। इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पे भी अब जो है भाजपा जो है उनके सुर निकल के आ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, उथल पुथल हो रही है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC शेख बशीर जी हैं, जो प्रमुख प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से ये खबरें निकल कर आ रही हैं। पहले पूर्व अध्यक्ष जो है रविंदर रैना ने कहा कि उथल पुथल हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और फिर LOP जो है सुनील शर्मा ने भी इसके ऊपर बात की। पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ये खबरें आई हैं कि LOP जी कह रहे हैं कि ये जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उथल पुथल हो रही है, बहुत सारे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, विधायक हैं, वो नाराज हैं और जल्द ही ये सरकार गिरने वाली है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए संधू साहब, पहली बात यह है कि आपने हवाला दिया जो 4-5 स्टेटों में चुनाव हुए, जिसमें बंगाल भी है, वेस्ट बंगाल जिसके चुनाव हुए। और बीजेपी का स्टाइल ये रहा है कि बीजेपी ने आहिस्ता आहिस्ता उन अदारों पे कंट्रोल रख लिया, हासिल कर लिया जो अदारे नेशनल इंटेग्रिटी के अदारे हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। जिस वक्त बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चीफ जस्टिस को हटाया तो एक फार्मूला उस वक्त यूज हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बिहार के इलेक्शन के दौरान उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, वो जो स्पेशल SR कराया, और SR जब कराया तो बहुत तादाद में वोट जो है वो काटे गए। वही फार्मूला इन्होंने बंगाल में यूज़ किया। लेकिन बंगाल में SR के बाद इन्होंने क्या किया कि रातों रात सारे ऑफिसर्स चेंज कर दिए, लोकल ऑफिसर्स चेंज कर दिए, जितने भी थे वो सारे हटा दिए, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रातों रात किया। ये शायद आप देखेंगे कि इवेंट्स क्या था, कैसे होते रहे। उसके बाद इलेक्शन के चुनाव हुए। इलेक्शन के चुनाव जब हो गए तो आपको याद होगा कि उन्होंने काउंटिंग के लिए भी लोकल स्टाफ को अवॉइड किया और केंद्रीय सेंटर से ले लिया। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो गई। बहरहाल लोगों ने वोट डाला, जिसका अभी कल ही मैं सुन रहा था कि एक आदमी जिसका वोट काट दिया गया था वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया, उसका वो वोट आ गया, उसने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन जीत भी गया। कल ही मैंने सुना। तो कैसे कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेशनल लेवल के ऊपर अपोजिशन पार्टियां देख रही हैं, लेकिन बेबस हैं। मैंने सुना था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई अपोजिशन वाले कह रहे हैं लेकिन कोई सुनता है नहीं। अब आ जाइए, आपने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जब पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए स्टेडियम में, उन्होंने एक तकरीर की। उस तकरीर के फौरन बाद मेरे पास मीडिया वाले आए, उनकी तकरीर का हवाला दिया, और तकरीर ये थी कि मैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं आया हूँ। मैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, मैं जम्मू कश्मीर में लोगों को मुबारक देने के लिए आया हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। अब जब वो मीडिया वाले मेरे सामने आए तो मैंने उनको कहा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की आवाज नहीं है, ना ये उसका बयान हो सकता है। ये एक ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है किसी पार्टी का, वो बयान देता है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है? आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, अमित शाह ने
इलेक्शन के दौरान कौन सी कसर छोड़ी, कौन सा हथियार छोड़ा जो उन्होंने यूज नहीं किया इलेक्शन को अपने हक में करने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरोसा दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को के ऊपर भरोसा किया और हुकूमत बनाने का मौका दिया। अब हुकूमत हम कर रहे हैं, हम हुकूमत कर रहे हैं, यूटी में हैं। यूटी में जो मुश्किलात हैं वो आप भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और अमित शाह का भी पार्लियामेंट के अंदर बयान था और पार्लियामेंट के बाहर बयान था कि जब भी इलेक्शन हो जाएंगे हम यूटी को स्टेट देंगे। अब पिछले 1.5 साल से तो ऐसा हुआ नहीं। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने वो पास किया रेजोल्यूशन, कोई असर हुआ नहीं। अब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, मुझे लगता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो एक हादसे का शिकार है, वो इस काबिल है नहीं। लेकिन चूंकि हालात ने उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया, और जब वो बना दिया तो वो इधर उधर की जो बातें कर रहा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये दिखाना चाहता है, भाई आप क्या कर रहे हो, आप भी जम्मू कश्मीर के हिस्सा हो, और जम्मू कश्मीर में आपको अगर शर्म नहीं आती है कि आप यूटी में बात कर रहे हो तो लोगों को क्या आएगी। आप लोगों को आपने वादा किया कि यूटी हम करके वो बनाएंगे, स्टेटहुड देंगे, तो क्यों नहीं कर रहे हो। अब जो ये कह रहे हो कि हम जी जम्मू कश्मीर के लोग, हाँ जम्मू कश्मीर के लिए नई बात नहीं है, और बीजेपी पैसे के बलबूते खरीदती है, ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, लेकिन हमें भरोसा है, हमें अपने एमएलए पर भरोसा है। हमारा कोई एमएलए वो लोगों को एक किस्म का कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करे, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद उमर साहब ने उसका जवाब दे दिया है कि जम्मू कश्मीर साहब ने शेख साहब कहा है कि जम्मू कश्मीर में बड़े उतावले हैं सीएम की कुर्सी के लिए। नहीं, वो उसको कौन बनाएगा, अगर वो बन भी गया तो उसको कौन बनाएगा, पहले तो सवाल ही नहीं है। मगर सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एकनाथ शिंदे नहीं है। बीजेपी ने हर एक आदमी को टकरा हुआ है पास्ट में, हर एक को मालूम है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो यहाँ हरियाणा हो, अब जबकि बंगाल में भी ऐसा हुआ। आने वाला वक्त बताएगा कि इनके असरात लोगों के ऊपर क्या पड़ेंगे। मगर मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूँ कि दुनिया में डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर जो पनपी है वो लोगों के वोट से पनपी है। बिल्कुल। लोगों के वोट से मजबूत हुई है। जब तक लोगों को इस वोट पे भरोसा है और इस वोट के जरिए हुकूमत बदलेंगे तब तो ठीक है। अगर यही तरीका रहा तो एक वक्त आएगा कि पूरे इंडिया के अंदर लोगों को वोट पर भरोसा खत्म हो जाएगा। जब वो भरोसा खत्म हो जाएगा तो एनार्की होगी और उसमें बीजेपी भी नहीं बच पाएगी। तो मैं ये समझता हूं कि जो हमारे पुराने लीडर थे, जिन लोगों ने इस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए उनमें कुर्बानियां दी, जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को उन्होंने बचाने के लिए किया है, तो मैं समझता हूं कि उन चीज़ों को, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर में जब से मैं सियासत में हूं तो हुकूमत कई दफ़ा आई, कई दफ़ा चली गई, लेकिन वोटों से। आपको याद होगा 2014 में लोगों ने मैंडेट नहीं दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बीजेपी और क्या नाम है पीडीपी ने हुकूमत, हालांकि उनका कोई एजेंडा नहीं था, बनाई। फिर उसके बाद वो टूट गई जब मुफ्ती सईद इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर महबूबा मुफ्ती जी ने हुकूमत बनाई, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह मैं समझता हूं कि एलओपी साहब जो है वो बात करें जो लोगों के हित की है, वो डेवलपमेंट की बात करें। हमने 1.5 साल में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू किया है, मैं आपको बताता हूँ, उस प्रोसेस को अगर मैं सामने रखूंगा, बहुत से लोग कहते नहीं जी फेल फेल फेल, नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है जम्मू कश्मीर में 2 साल में। पहली बात बताऊं, स्कूल की बिल्डिंग है मगर टीचर नहीं है, अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नौजवान सड़कों पे फिर रहे हैं, नशे ही हो रहे हैं, उनके लिए किसी ने सोचा नहीं। क्योंकि बीजेपी की रिजीम ने जितने भी एवेन्यूज थे मुलाजमत हासिल करने के लिए वो खत्म कर दिए। यहाँ की पोस्टें जो हैं, जो टेक्निकली पोस्टें थी एजुकेशन में, हेल्थ में, वो फ्रीज कर दी गई। अब हम इनको रिवाइव कर रहे हैं। अब रिवाइव करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा, पोस्टें एडवर्टाइजमेंट की, पुलिस के अंदर भी नई भर्ती हुई और टीचर्स की भर्ती होने वाली है, उनको पोस्टर रेफर की गई हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों की भर्ती, ये सारी चीजें जो हैं रातों रात नहीं होती हैं, एक प्रोसेस में होती हैं। इसके अलावा जो बजट पास हुआ है, ये दूसरा बजट है। पिछले साल का बजट था
और ये दूसरे साल का बजट है। इस दूसरे साल के बजट में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज शुरू होनी है वो भी स्टार्ट होनी है जी बिल्कुल, क्योंकि बजट आने के बाद ही तो होना है। हाँ बिल्कुल। तो एक चीज और बताऊंगा आपको कि इनकी हद यह है कि जब एलजी साहब थे तो इस जम्मू कश्मीर की जो बजट थी वो 1,23,500 करोड़ थी। जी बिल्कुल जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई वो बजट सिमट के 10,000 करोड़ हालात खत्म कर दिया। बिल्कुल। अगर उनको पूछें कि बताइए भाई क्यों किया आपने, अगर आप लोगों की बात करते हो तो इलेक्टेड नुमाइंदों को आपने वो 10,000 करोड़ क्यों काटा? जो काटा सही। अब जो काटा ठीक है, अब जो कट लगा है उसमें मार्केट में भी फर्क पड़ेगा। इस वक्त मुल्क को क्राइसिस है आसपास के हालात से। जी बिल्कुल। मोदी जी तो आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी तो इसराइल गए, उसको कहा ये फादर नेशन है, फादरलैंड है जी, और ये इंडिया मदरलैंड है। तो अब वहां जो हालात पैदा हो गए तो आज मैं उनसे पूछता हूं कि आप कहां खड़े हो, आपकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो कहां खड़ी है? तो ये सारी चीजें जो है ये शेख साहब एक बड़ा बर्निंग जो है बयान आ रहा है कि एक जम्मू वेस्ट के वो एक विधायक है, क्या नाम है उसका, अरविंद गुप्ता, उन्होंने किस खास समुदाय के लोगों को कहा हम घुस के मारेंगे। क्या भाजपा के विधायकों को क्या हो गया? देखिए कि ये ममता का किला जो है वेस्ट बंगाल जीता, असम जीता, तो अब ये ऐसे हथियारों पे आ गए। बात यह है कि पब्लिक के नुमाइंदे जब ऐसी बातें करते हैं तो उनका मैं समझता हूं कि दिमाग वहीं साइकेट्रिक अस्पताल में जाना चाहिए। वो डेवलपमेंट की बात करें जी बिल्कुल, वो नुक्ताचीनी करें सरकार की कि वो घुस के मारने वाली जब बात करते हैं तो डंडा तो हर एक के पास है। हाँ, जी कौन नहीं जानता है डंडा चलाना, मगर हम समझते हैं कि पीस इज द ओनली सोल्यूशन। फारूक साहब ने 2-4 दिन पहले भी कहा कि किसी भी जगह पे जंग का कोई सोल्यूशन नहीं। आप यूक्रेन और रशिया की बात करें, देखो क्या हाल हुआ। अभी जब अमेरिका ने शुरू किया था तो तब से देखो कितना हाल खराब हो रहा है। तो हमको ये समझना है कि हर एक चीज अक्रॉस द टेबल बैठ के ही हल होती है, जंग से नहीं होती। मगर हम समझते हैं कि हम अमन रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। दूसरी बात, इनकी बातों में नहीं आएंगे। इनके पास जब कुछ नहीं होता है तो इस तरह की बातें करते हैं, हमारे पास उसका वक्त है नहीं। चलिए शेख साहब, मैं फिर वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता जो थी ना, हमेशा जो है वो विपक्ष के साथ खड़ी नहीं होती थी। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कोई असर नहीं था, तो उन्होंने 2010 में अटल बिहारी वाजपेयी को लाया और वहां से भाजपा का जन्म जो है वेस्ट बंगाल में हुआ। जैसे भी कोई बिल आता था ओपोजिशन का, जब इंडिया गठबंधन का, तो वो किनारा कर जाती। आज वो जो है उनको ये एहसास हुआ कि मैंने गलती की। क्या कहेंगे इसको? देखिए, पहली बात यह है कि जब इंडिया ब्लॉक बना तो मुझे याद है उस वक्त भी ममता जी ने थोड़ा सा डिफरेंट रोल अदा किया। हमने, हमारे लीडर्स ने, उमर साहब ने, इवन महबूबा मुफ्ती ने भी इंडिया ब्लॉक में जब गए वो उन्होंने किया तो उन्होंने सिर्फ सेकुलर इंडिया को बचाने के लिए वो ब्लॉक सही बात है। वो कितना कामयाब हुए कितना नहीं हुए, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी डिबेट की हैं, उनको डिबेट किया जा सकता है, क्योंकि धर्म की राजनीति जो है वो कहीं नहीं लेके जाती। बिल्कुल। थोड़े वक्त के लिए फायदा हो सकता है लेकिन इन दी लॉन्ग रन वो फायदा होता नहीं। हम ये कहेंगे कि अब जो टक्कर उसको लगी है ममता जी को, आखिरकार ममता जी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि कांग्रेस अपने जमाने में कम्युनिस्टों को बाहर नहीं कर सकी। जी, तो ममता जी ने किया था। अब ममता जी ने 10 साल 15 साल जब वहां चलाया सिस्टम, तो आखिरकार एक स्टेज आनी थी। और जिस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया आज बीजेपी ने, अभी वो 2 वीडियोस चल रही हैं। एक प्राइम मिनिस्टर दिखा रहा है कि देखो जी वो पैसे वहां से लाके एक जेब में डाल रही है, आज वही बंदा जो है आपने कैबिनेट में बिठा दिया। अब बीजेपी के पास पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है, जिस वॉशिंग मशीन में वो जो भी गंदा आदमी होता है उधर जाके ढुल के उनको वो करते हैं। अब ये आने वाला वक्त जो है इस पर डिबेट होगी कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा उनके पास क्यों नहीं था कोई बंदा जिसके मतलब उनकी जो है क्या नाम है, बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने कहा है कि ये तो करप्ट है, इसको एक वो सिटिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया है। वो वीडियो आजकल सामने है। बहरहाल अब ये चीजें डिबेटेबल हैं। फिलहाल गवर्नमेंट बन गई है, बाकी स्टेटों में भी बन रही है। और जम्मू कश्मीर की आपके हवाले से मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की फिक्र नहीं करें। जम्मू कश्मीर में कोई भी एकनाथ शिंदे नहीं होगा और हम मिलके इनका मुकाबला करेंगे और इनको पॉलिटिकली जवाब देंगे। जी, लास्ट क्वेश्चन है सर, जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इंटरनेशनल जो है कोर्ट में जाऊंगी,
क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मुझे जिस तरह से कहती मुझे भारत के न्याय व्यवस्था पर यकीन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया था जब उनके पास गए पे हमारे वोट काट दिए, उसने कहा कि इस बार नहीं अगली बार जो है वो वोट डाल दीजिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। और आज ये जो है कह रही है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाऊंगी इस मुद्दे को लेकर। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में इसका कोई रोल नहीं है, ना ही इस तरह का कोई प्रोविजन है जो ममता जी को पता नहीं किसने मशवरा दिया है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर इसका मसला हल होगा। मैं नहीं समझता हूं ऐसा है। यस, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी लड़ाई लड़नी होगी और सब मिलकर लड़ेंगे। उसको सहारा दूसरों का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो वो खुद भी दंतनाती थी, अब उसको सहारा लेना पड़ेगा दूसरों का। और इंडिया के अंदर हम इंटरनेशनल कोर्ट में ये मुद्दे नहीं उठा सकते, ना ही उठाने की गुंजाइश है, ना ही वहां फैसले की कोई तवक्का है कि वहां से कोई अच्छा फैसला आ सकता है। इस वक्त आपको मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल कोर्ट्स का यह हाल है कि जब ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अलॉन्ग विद मिसेस उठा के अपने उसमें रखा, तो कहां थी इंटरनेशनल कोर्ट? जी जी बिल्कुल। ये तो इस तरह के इश्यूज पे अगर वो आते तो ठीक थी, कोई नहीं सुनता किसी की। ये किस्म का वो सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए हैं। अब यही इंस्टीट्यूशंस हैं कि फिलहाल ये दंतनाते हैं। मैं लोगों पे छोड़ता हूं कि वो लोग आने वाले वक्त में इसको कैसे लेते हैं, इसका कैसे मुकाबला करेंगे। लोगों को विश्वास होता है कि न्याय व्यवस्था पर भी न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद होती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ही न्याय नहीं करता, जिस तरह से लोग गए थे कि हमारे जो है 27 लाख वोट काट दिए गए हैं, बिना मतलब पे हम वोट डालते थे, और सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का बयान आना कि इस बार नहीं अगली बार जो है वो वोट डाल दिए, कितनी उम्मीदें, मतलब कि लोगों को कितनी निराशा मिलती है अगर कोर्ट ही और जो उम्मीद जिसके ऊपर होती है, लास्ट उम्मीद होती है। इस तरह से बयान से आप क्या समझते हैं कि न्याय व्यवस्था पर किस तरह से सवालिया निशान? इस पर मैं इतना कहूंगा कि आज की सुप्रीम कोर्ट में, ये आज की सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा नहीं रहेगी, ना ही मोदी और शाह ने हमेशा रहना है। जी बिल्कुल। हमने इस लड़ाई को लड़ना है, एक स्टेज आएगी ये पछताएंगे, इतना ही मैं कहूंगा। थैंक यू सर। तो ये थे शेख बशीर जो है चीफ स्पोक्सपर्सन और XMLC नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उन्होंने कहा कि इस समय जो हालात बने हुए हैं वो बड़ी नासाजिक हैं, बहुत ही नाजुक हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई भी छिंदे पैदा नहीं होगा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, पूरा एकनाथ शिंदे जो है वो पैदा नहीं होगा, और सरकार पूरा कार्यकाल करेगी। और बहुत सारे जो मुद्दे जो हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं लोगों से, धीरे धीरे जो है उनको पूरा करेगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ JK वायर से राष्ट्रीय और इंटरनेशनल खबरों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स आना शुरू हो गए, गालियां भी खानी पड़ती हैं। फिर हमने बंद कर दिया या रिकॉर्ड हो गया वो भी, गालियां खाने वाला भी